पर्यया इति वक्ष्येतयो लक्ष्मा सिद्धमल्पं लघीयसा। गत 4 दिनों से हम परोक्ष प्रमाण के इतिहास और परोक्ष प्रमाण के स्वरूप पर बड़े ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज इसकी परिभाषाओं को समझने का दिन है कि परोक्ष प्रमाण में जितने भेद आए हैं इन सबका क्या स्वरूप होता है, आचार्य जी उससे हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो हम समझने का आज आगे करते हैं। चलिए सर्वप्रथम पुरानी कक्षा से कुछ रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल की कक्षा में हमने जो विषय पढ़ा था, कौन बताएगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। बोलिए। कल अपन ने मतलब प्रमाण के शुरू से देखा था कि दो भेद होते हैं और प्रत्यक्ष परोक्ष। तो अपन ने सबसे पहले प्रत्यक्ष परिभाषा देखी थी, एक विशुद्धम प्रत्यक्षम, फिर वैसिद्ध की तंत्रा व्यवधान विशेषवत्या परिभाषा वैसिद्ध्यम। तो इसी का उत्तर, इसी का विपरीत आपने उसमें परोक्ष में लगाया था अविशुद्धम परोक्षम। और प्रतीत अंतर व्यवधानेन अविशेषवत्या वा आवेशम। शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हमने क्या किया था कल? बस इतना ही काम किया था हमने कि जो परिभाषा है परोक्ष की, वो वास्तव में क्या परिभाषा है। जब हम इंद्रियों की अपेक्षा देख रहे हैं तो उसमें क्या परिभाषा घटित होती है कि भैया मन से जिसका काम होता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण किससे चलता है? तो इंद्रियों से जो चलता है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हमें आत्मा के उपयोग का कार्य करना होता है, और परोक्ष प्रमाण में भी आत्मा के उपयोग से ही संबंधित है। उस आधार पर हम हर ज्ञान की प्रामाणिकता का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। स्वरूप के बाद अगला नंबर भेदों का दिया आता है। कैसे पता? क्योंकि आचार्य ने यही लिखा है। तो स्वरूप के बाद में अब हम भेदों पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला भेद प्रत्यक्ष प्रमाण था, मतलब प्रमाण का, जिसकी तो पहले ही बात हो चुकी है। अभी हम परोक्ष का जो भेद है उसके 5 भेदों का मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। परोक्ष के 5 भेदों को कोई 2 भेदों में घटाकर बता सकता है क्या? परोक्ष के 5 भेदों को कोई 2 भेदों में घटाकर बता सकता है क्या? बोलिए। परंपरा और आगम। शाबाश, बैठिए। परंपरा से जो होने वाला है उसको हम कहते हैं अनुमान, और दूसरा है आगम। अनुमान में 2 भेद हम करते हैं। एक तो अनुमान कैसा होता है? तो अनुमान जिसको हम कहते हैं वो जो कि तर्क, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क के बाद होता है, ऐसा अनुमान। तो उसकी परंपरा के आधार पर हमने भेद किए कि जिसको किसी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सबसे ज्यादा जरूरत किसको पड़ती है? अनुमान को पड़ती है, तो उसको हमने सबसे लास्ट में रख दिया। बाकी सबको किस किस की जरूरत पड़ती है? तो इतने सबकी जरूरत नहीं पड़ती। चलो, स्मृति को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष की। प्रतिविज्ञान को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष और स्मृति की। तर्क को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान की। अनुमान को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क। यहाँ तक की उसको जरूरत पड़ती है। और इसके बाद क्या है? आगम। आगम को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष पड़ती है क्या? ऐसा नहीं है, आगम को इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीधे शब्दों में यदि आपको इनको 2 भेदों में डिवाइड करना है, परोक्ष ज्ञान के भेदों को, तो पहले वाले को कहेंगे मति और दूसरे वाले को कहेंगे श्रुत। क्या बोला? जो स्मृति, तत्वविज्ञान, तर्क और अनुमान हैं वो किसके विषय होते हैं? वो होते हैं मति ज्ञान के विषय। और शुद्ध ज्ञान का विषय कौन होता है? आगम।
बात समझ में आ गई? तो मोटा मोटा यदि आपको विभाजन करना हो तो उसका ऐसे विभाजन किया जाता है। अब अनुमान में ही दो भेद होते हैं, एक होता है स्वार्थानुमान और एक होता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान मति ज्ञान का भेद है, परार्थानुमान शुद्ध ज्ञान का भेद है, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कुछ दूसरी चीजें। तो अभी मोटा मोटा आप बस इतना याद रखिए, क्या याद रखना है कि पहले के जो चार भेद हैं वो जाएंगे मति ज्ञान में, और अंतिम जो आगम है वो जाएगा शुद्ध ज्ञान में। मोटी बात है लेकिन आपके काम की, आपको जल्दी याद रहेगा। अच्छा, अब बताओ तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को बताने वाला ऐसा सूत्र जिसमें परोक्ष प्रमाण के चारों भेद आते हों। तत्वार्थ सूत्र का ऐसा सूत्र बताना है जिसमें मति ज्ञान के भेदों के अंतर्गत परोक्ष प्रमाण के चारों भेद आते हों। बोलिए भैया, शाबाश। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति मतलब मति। बुद्धि, ज्ञान, ठीक है। स्मृति, स्मृति का मतलब तो स्मृति प्रमाण होता है। अगला क्या है? संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप पहचानते हो, किसी चीज के पहचानने का आपको साधन पता चलता है, वो क्या है? प्रत्यभिज्ञान। अगला क्या है? तर्क। तर्क मतलब क्या हुआ वहां पर? चिंता। चिंता मतलब आप किसी भी चीज के संबंध में जब भी चिंतन करते हो तो जितना आपको ज्ञान हो गया उसके हिसाब पर काम लगाया जाता है। तो इस दृष्टि से जैसे हमने कहा ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता। अब ये जो आप जिस पंक्ति पर बार बार विचार कर रहे हो, ये पंक्ति क्या बन जाएगी? तर्क का विषय बन जाएगी, ठीक है। और अगला क्या है? अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब होता है अभिनिबोध। निबोध का मतलब होता है जानना, अभि मतलब होता है उसके समीप। तो इसके समीप कौन रहता है? साधन के समीप साध्य रहता है। तो जब भी साधन दिखेगा तो उससे आप साध्य को पहचान लोगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया के संबंध में हम बात कर रहे हैं। आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ मोटा मोटा हम देख रहे थे। अब ये बात आप जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूजनी साहब ने थोड़ी सी अलग बात भी कही है। लेकिन जब आप श्लोक वार्तिक पढ़ेंगे तो ये जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वही वहां लिखा है। क्या? मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। ये जितने भी पांच चीजें बताई हैं, ये पांचों की पांच चीजें क्या हैं? ये है परोक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना? पक्का? चलो, अब एक एक के स्वरूप पर हमको जरा थोड़ी सी बात करनी है। हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र का साधारण अर्थ देखेंगे, सूत्र को जरा फिर से रिवाइज करेंगे और फिर एक गेम खेलेंगे, ठीक है? सब तैयार है? चलो निकालो तीसरा अध्याय सभी, उसका सबसे पहला सूत्र देखिए। जिसके पास किताब नहीं है वो। हाँ भैया, किताब किसके पास नहीं है? हाँ दिखाओ भैया, वहाँ दे दो। अरे कहाँ है तुम्हारी किताब? लेके नहीं आए पापी? नहीं, पीछे कह रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला सूत्र है परोक्षम इतरत्। बोलो, परोक्षम इतरत्। इसका मतलब होता है परोक्षम इतरत्। इतर शब्द का मतलब क्या होता है? इतर शब्द का मतलब होता है भिन्न, सेपरेट, अलग। इसको हम इतर कहते हैं। तो इतरत, यहाँ पर इतरत शब्द कैसे बना होगा? इतरत, फिर वो आधा का कहाँ से लगा? ये एक अव्यय पद है। इतरत शब्द एक अव्यय पद है। अव्यय होने से इसका मतलब सिर्फ भिन्न किया जाता है। तो परोक्ष से जो भिन्न होता है उसको हम प्रत्यक्ष से जो भिन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं, ठीक है? परोक्षम इतरत्, ठीक है। तो प्रत्यक्ष से जो भिन्न है उसको परोक्ष कहेंगे। अब बताओ जरा संस्कृत में इसका वाक्य कैसे बनेगा? संस्कृत में आपको वाक्य बनाना है। किसका वाक्य बनाना है? प्रत्यक्ष से जो भिन्न होता है उसको परोक्ष कहते हैं। और इसमें ये दोनों शब्द आने चाहिए। बोलो, और कोई बना सकता है?
प्रत्यक्षात इतरत परोक्षम। क्या बोला? प्रत्यक्षात इतरत परोक्षम। इतरत शब्द आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। परोक्षम शब्द आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हमने सिर्फ कितना सा जोड़ा है? प्रत्यक्षात। प्रत्यक्ष से जो भिन्न है उसे परोक्ष कहते हैं। कितना दिमाग लगाना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। पीछे का वर्ड आगे किया है और उसमें एक और वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया है, प्रत्यक्षात। सरल है। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे सरल भाषा है, और जबकि सूत्र तो उससे भी सरल होते हैं। आप उनमें कहीं भी थोड़ा बहुत चेंज कर दो, सब अर्थ आराम से निकल आता है। ठीक है, चलो वहाँ कौन बताएगा? इसको वाक्य बना करके बताना, जैसे मैंने वाक्य बनाया है। हिंदी में बनाओ पहले वाक्य। पहले नंबर के सूत्र का हिंदी में अर्थ बताना है आपको, बढ़िया सा एक वाक्य बनाकर। बताओ कौन बताएगा? कौन क्या बताएगा? सबको ही बताना है। हमारे कोटा के कितने विद्यार्थी हैं? कितने नंबर? 6 के 6 हैं यहाँ? 6 हैं। चलो तो रोल नंबर 3। रोल नंबर तो बांटे होंगे तुम लोगों को। रोल नंबर ही नहीं है, सब नाम से बुलाते हैं तुम्हें वहाँ। है रोल नंबर तो बताओ। 3 रोल नंबर कौन है? हैं? कौन है? आदर्श। बोलिए आदर्श भैया। ये जो पहला सूत्र है इसका हिंदी में अर्थ बताना है, बस इतना सा तो पूछा मैंने राजा। परोक्षम इतरत, किसका अर्थ बताना है? बोलो जल्दी। चलो खड़े रहिए। जयपुर के विद्यार्थियों का रोल नंबर 3। आदि सिंगल। आदि जी बताइए। हाँ, किससे? प्रत्यक्ष से जो भिन्न है उसे परोक्ष कहते हैं। क्या है इसका अर्थ? प्रत्यक्ष से जो भिन्न होता है उसे परोक्ष कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक होगी बात। अब इसी को संस्कृत में बताना है, ये आप अपनी मर्जी से बता सकते हो। बोलो कौन बताएगा? वाक्य बनाना इतना सा ही कि भक्ति लगनी है, पंचमी की भक्ति लगाना। आपने विभक्तियां तो पढ़नी होंगी सब। क्या है राम की विभक्ति लगाना में भूल गए क्या? राम की, फल की, साधारण रूप होते हैं उसमें अच्छे से बोलिए। प्रत्यक्षात इतरत परोक्षम। ठीक है, प्रत्यक्ष से जो भिन्न होता है उसको हम परोक्ष कहते हैं। हो गई यहाँ तक बात। चलो अब इसके बाद में परोक्ष के भेद बताए जा रहे हैं। बोलो। प्रत्यक्षादि निमित्तम। प्रत्यक्षादि निमित्तम। स्मृति। प्रत्यविज्ञान। तर्क। अनुमान। आगम भेदम। स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। शाबाश। तो सरल है तो कि प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से होता है। ऐसा आपको सूत्र कहीं और तत्वार सूत्र में याद आ रहा है क्या, जहां बिल्कुल ऐसी ही बात लिखी हो? कैसी बात लिखी हो? प्रत्यक्ष आदि निमित्तम, और उसके आगे भी कुछ लिखा हो, मतलब ऐसे कुछ याद आ रहा है आपको? हैं? अरे बिल्कुल इस सूत्र को देखकर तत्वार सूत्र का कोई सूत्र याद आ रहा है क्या आपको? बस इतना सा प्रश्न है। प्रत्यक्षम अन्यथा, तो ऊपर वाले से आपने बता दिया। कहाँ ये कैसे छुप के बैठा है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा है मुझे। अन्य आद्य परोक्षम, ये भी ऊपर वाले सूत्र से मिलती जुलती बात कर रहे हो आप। मैं दूसरे वाले सूत्र से मिलते जुलता सूत्र पूछ रहा हूँ। देखो क्या सूत्र है। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप बताया है। श्रुतमति पूर्वम। बिल्कुल सेम सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम, जैसे मति पूर्वक होता है कौन? शुद्ध ज्ञान। ऐसे परोक्ष ज्ञान किसके पूर्वक होता है? प्रत्यक्षादि निमित्तम। प्रत्यक्षादि निमित्तम जैसा यहाँ लिखा है वैसा वहाँ क्या लिखा था? श्रुतम मति पूर्वम। मति पूर्वम लिखा था। ठीक है, और फिर आगे क्या बताया था? द्वैनेक द्वादश भेदम। ऐसे यहाँ लिखा है स्मृति प्रत्यविज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। बहुत सरल है, क्या इसमें कहाँ बुद्धि लगाने की बात है? ठीक है, चलो सूत्र सबको ख्याल में आ गया कि परोक्ष कैसा होता है। तो प्रत्यक्ष के बाद ही परोक्ष की प्रवृत्ति
होती है और उस परोक्ष के 5 भेद होते हैं। अब एक एक के सूत्र पर चलते हैं हम। सबसे पहले किसका वर्णन करना है हमको? स्मृति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्मृति का स्वरूप यहाँ बताया है बड़े सरल शब्दों में। देखिए, संस्कार उद्बोध निबंधना। पुस्तक और भी दीजिए दादी को। संस्कार उद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। हाँ, कुछ कह रहे थे आज भाई। मतलब वो सही है। मुझे तो इतना बताना था, परोक्ष में जब हम भेद बना रहे हैं तो पहला वाला मति में और दूसरा वाला शुद्ध में। सही है। मतलब मति के पेट में क्या क्या आता है? तो मति के पेट में प्रत्यक्ष अर्थात साम्यवादी प्रत्यक्ष भी आता है और उसके पेट में ये स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान तक आता है। शुद्ध ज्ञान कहाँ जाता है? तो वो आगम ज्ञान में जाता है। इतना सा बस भेद बताना था। ठीक है, इसमें आपने मति ज्ञान की वेद डाल देना, मति संज्ञा कर तो इसमें अनुमान कहाँ आएगा? अभिनिबोध को अनुमान है। ठीक है, बिल्कुल लाइन से एक एक वर्ड आप बस मैपिंग करनी है हमको, कुछ नहीं इसके अलावा। चलो बोलिए सर। क्या? हाँ, इसमें तो मैं चलो ठीक है। प्रत्यक्ष आदि निमित्तम, प्रत्यक्ष आदि के निमित्त, प्रत्यक्ष आदि का निमित्त बना कहाँ पाया जाता है? तो इन सभी वेदों में पाया जाता है। कौन सी विभक्ति है दोनों पदों में? दोनों पदों में प्रथमा एक वचन की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो अब स्मृति। स्मृति के लिए प्रत्यक्ष आदि निमित्तम मतलब स्मृति के लिए स्मृति नाम का जो भेद है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सूत्र बन जाएगा स्मृति के लिए। स्मृति के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष निमित्तम स्मृति भेदम। प्रत्यक्ष निमित्तम स्मृति भेदम। समझ में आ गई बात? दूसरा देखो, जब हमको प्रत्यभिज्ञान की बात करनी है तो प्रत्यभिज्ञान के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष स्मृति निमित्तम, प्रत्यक्ष स्मृति निमित्तम प्रत्यभिज्ञान भेदम। अब आगे बात समझ में? अब बाकी के सारे आप बना सकेंगे। चलो तो जल्दी से मुझे तर्क के लिए बना करके दिखाओ। अरे वाह, पीछे बोलिए पंडित जी। हाँ हाँ, आप किससे कह रहे हो? तर्क भेद में आदि को रिप्लेस करना है आपको। आगे के भेदों से आदि को रिप्लेस करना है। नहीं, आदि शब्द की जगह आपको पुराने प्रमाण लगाने हैं। जैसे तर्क का बनाना है अपन को, तो तर्क से पहले कौन कौन से प्रमाण हैं? स्मृति भी है और प्रत्यभिज्ञान भी है। तो उसको आपको आदि की जगह भरना है। तो क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान निमित्तम तर्क भेदम। ज्ञायते न वा उत्तिष्ठतु। चलें आगे। हाँ, अब किसका बचा है? अनुमान का। बोलो भैया, अनुमान का कौन बनाएगा? बना दोगे? सुनाओ तो फिर तो आज हो जाए। बोलिए। निमित्तम, आदि नहीं चाहिए। अब आदि की जगह तो ये सब धरे हमने। अनुमान भेदम। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा बनाई थी? शुद्ध ज्ञान कैसा होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो अब यदि आपको आगम पढ़ना है, आगम का अध्ययन करना है, तो उससे पहले आपको ये सब पीछे का पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो अब बताओ, आगम भेदम का क्या सूत्र बनेगा? ये भैया बताएंगे जो मुझसे पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। नहीं, वो उनको एक्चुअली आदि का ही मतलब जानना था, तो मैंने इतना सब उसी के लिए किया है। अरे अब आगम के लिए आपको परिभाषा, ये वाक्य बनाना है। प्रत्यक्ष स्मृति हाँ प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान निमित्तम आगम भेद।
ठीक है, बहुत बढ़िया, पूरे सब कुछ आ जाएगा इसमें। क्योंकि श्रुत ज्ञान से पहले मति ज्ञान चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। तो ये सब कुछ तो मति ज्ञान है जो कि बाद में आगम के लिए काम आता है, लेकिन वहाँ पूर्वकता में डिफरेंस है। वो अब जब आप तत्वार सूत्र पढ़ोगे, कोई पढ़ा है तत्वार सूत्र? कौन पढ़ा है? फिर तो किस्मत वाले हैं आप लोग। तो अब जब वो, लेकिन कौन सा अध्याय? पहला। फिर तो आ जाएगा, ये 21 नंबर का सूत्र है, आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो जब आएगा, अभी कौन सा सूत्र होगा? चौथे। चलो, बहुत खुशी की बात है। कहानी बताई शुरू में तो है ना, अच्छी बात, बोलिए। अगर इसी सेंटेंस को शॉर्ट में करें तो ऐसा बोलते हैं कि मति ज्ञानम निमित्तम आगम भेदम। मति ज्ञान निमित्तम आगम भेदम, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। चलो, डन अप टिल येट, यहाँ तक हो गया, बढ़े हम आगे। कोई किसी को कोई डाउट है? बोलो, क्या कह रहे हो? क्या करो? अरे शक्ल ऐसी बना रखी है, पूछ रहे हो, पूछ लो, अब क्या है? हाँ, तुम नहीं पूछना। चलो तो फिर आगे बढ़ो। अब हम बात कर रहे हैं स्मृति के संबंध में। स्मृति ये कौन से लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग। एक स्त्रीलिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर बताइए दो विशेषण दिए हैं। आप बता सकते हैं वो दो विशेषण कौन कौन से हैं? हाथ उठाकर बताओ भैया, कौन कौन बता सकता है दो विशेषण? स्मृति के दो विशेषण दिए गए हैं। अरे पूरे सूत्र में बाकी जो बचा है वो विशेषण ही तो है, और क्या है? क्या करें, बिल्कुल ऐसे मस्तीखोर बच्चे हैं। यस, पीछे, यस। निबंधना, ये पहला विशेषण। और दूसरा विशेषण तदित्याकारा। अरे तत् इति आकारा कह सकते हो आप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये दोनों टाप प्रत्यय से बने शब्द हैं। कौन से प्रत्यय से? टाप प्रत्यय से बने शब्द हैं। संस्कार उद्बोध निबंधन, निबंधन शब्द में टाप करोगे तो निबंधना बन जाएगा, और आकार शब्द में टाप करोगे तो आकारा बन जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं ये विशेषण? स्मृति के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो स्मृति किसे कहते हैं? जहां संस्कार के उद्बोध का निबंधन होता है, मतलब पुराने संस्कार प्रकट होते हैं, उसको हम स्मृति कहते हैं। पुराने संस्कार मतलब क्या होता है? पुराने संस्कार। अच्छा बताओ, निसर्गत सम्यक दर्शन कैसे होता है? ये तो सबको पता है। निसर्गत सम्यक दर्शन कैसे, कुछ सब बता सकते हैं? खाली तो क्या कर रहे हैं ये? सबके सब सो रहे हैं, आपके पीछे वाले भैया बताइए कैसे होता है निसर्गत सम्यक दर्शन? समोसर या पर के उपदेश से किसी समोसरण या फिर किसी कोई गुरु निसर्गज राजा बेटा, स्वयं से 100 उपदेश से 100 ज्ञान करके क्या, तो क्या उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है? 100 बैठिए, कोई बात नहीं, बोलिए भैया। पर के उपदेश के बिना जो सम्यक दर्शन होता है उसे बैठिए, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, बोलिए। एक तो यही वर्ड है, संस्कार कहते हैं। दूसरा इसका सबसे कॉमन वर्ड है जाति स्मरण। सुना है आपने कभी वर्ड जाति स्मरण? वर्ड सुना है? जाति का मतलब होता है भव, तो पुराने भव की यादें ताजा होना, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जाति स्मरण। इसमें ही कौन सा शब्द है? स्मरण, और स्मरण ही स्मृति होता है। तो कहने का मतलब पुराने संस्कारों का याद आना। जैसे आपने अपनी क्लास में कभी देखा है, एक बच्चा जब साइंस की किताब, अब चलो अब तो कहाँ साइंस के दिन तो कहाँ, तो एक बच्चा आपने क्लास में देखा होगा, साइंस का एक वाक्य पूरी क्लास में टीचर ने सबके सामने पढ़ा, लेकिन एक बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ गया और दूसरे बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? साइंस की छोड़ो, यहाँ संस्कृत में तो होता ही होता है। यहाँ एक वाक्य पढ़ा है, 4 बच्चों को समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पुराने संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग थे संस्कृत भाषा के, इसलिए उसको जल्दी भाषा समझ में आ गई। दूसरे के संस्कार उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसको देर से समझ में आए। लेकिन फिर भी जब फाइनल ईयर आएगा तो वो लड़का जिसे कनिष्ठ में सब समझ में आता था, वो बेचारा फेल होते घूम रहा है, प्यार के चक्कर में बेचारा परेशान हो गया है। और दूसरा बच्चा
जिसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता था, बिल्कुल साउथ इंडियन था, कुछ भी आज तक उसने संस्कृत सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, और उस लड़के ने फिर इतने नंबर लाए, सारे बुंदेलखंडी हमारे जैसे मौत ही कर रहे। इसको कहते हैं संस्कारों का डेवलपमेंट। सो हर चीज का संस्कार आपको हो सकता है, जैसे मूवीज के संस्कार होते हैं, जैसे खाने पीने के संस्कार होते हैं, ये चीज मुझे पसंद आती है, वो चीज मुझे पसंद नहीं आती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान के भी संस्कार होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छी पढ़ाई की होगी, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अच्छे से पढ़ा होगा, 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ा होगा, जीवन में बहुत अप्लाई किया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसे जल्दी याद आता है। इसे सीधी सी भाषा में क्या कहते हैं, धारणा आपने जो की थी उस धारणा का पुनर्जीवन, वो धारणा का प्रकट होना, उसको क्या कहते हैं हम, संस्कार उद्बोध निबंधना। समझ गए? तो संस्कार शब्द के नीचे आप ब्रैकेट में कहीं भी या जहां भी लिखें धारणा लिख लीजिए। तो चूंकि धारणा पे खत्म हुआ था, तो अब धारणा से दोबारा चालू कर रहे हैं हम। तो धारणा का याद आना, उसे कहते हैं हम संस्कार उद्बोध निबंधना। समझ गए? चलिए, अब ये संस्कार उद्बोध निबंधना ये विशेषण है, इसके लिए तदित्याकारा के लिए, मतलब तत् इति आकारा, मतलब पिछले जन्म में आपको जो भी ज्ञान हुआ होगा उसके ही आकार वाली चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। चलो अब एक गेम खिलाता हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाएगा तदित्याकारा का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप सबने वो गेम खेला होगा, गेम का क्या नाम लिखा है, गेस्टिंग गेम है ना। हाँ, इस गेम में आपको उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उस डिस्क्रिप्शन से आप उस व्यक्ति को याद कर लेते हो। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है जिसके हाथों में लाठी है और आंखों पर चश्मा है, गोल गोल। कौन याद आया आपको? ये क्या है, इसको कहते हैं तदित्याकारा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति एक बढ़िया है, सहजता की बात करता है, टोपी पहनता है, ये सब क्या है, इसको कहते हैं तदित्याकारा। वो उसी आकार का है, आपको इमेजिनेशन आ जाता है। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति है जो पता नहीं तुमने देखा हो कि नहीं देखा होगा, भगवान जाने, एक ऐसा व्यक्ति है बिल्कुल घुंघरा के बाल का है, चश्मा पहनता है, लड़खड़ा कर चलता है, उससे ठीक से चला नहीं जाता है, बुद्धि लेकिन हद से ज्यादा तेज है, उसके क्या बात है, वेरी गुड, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये उसका डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अच्छा चलो और कोई लोग ले लेते हैं हम, जैसे हाँ एक पंडित जी हैं, ठीक है, वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं, उनके थोड़े थोड़े बाल यहाँ पर बचे हैं, बाकी पूरा भाई साहब क्या है ये तदित्याकारा। समझ में आ रहा है आपको? तो स्मृति इस तरीके से काम करती है। बिस्तर पर बैठे हैं और कोई याद आ रहा है, पता नहीं कहाँ कोई भी याद आने लगता है, इसको हम कहते हैं स्मृति। तो स्मृति की परिभाषा क्या हुई? संस्कार उद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। पक्का याद रहेगी अपनी परिभाषा सबको? आज एक गेम खिलाया है, एक और खिला देता हूँ मैं, ठीक है? तो प्रत्येक ध्यान भी पूरा हो जाएगा, फिर बाकी ये गेम्स हम कर देंगे, ठीक है? चलो हाँ बोलिए। डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मतलब तत् इति आकारा, मतलब वह इस प्रकार के आकार वाला है। ऐसा जब आपको संस्कार से उद्बोध होता है, उस निबंधन को स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो अब ये विशेषण विशेष्य है, कौन किसका विशेषण है? तद इति आकारा, ये विशेषण बनेगा किसके लिए? संस्कार उद्बोध निबंधना। तो वो उस आकार वाला है जिससे आपको ये याद आ गया कि उसके संस्कार का उद्बोध हो गया, मतलब याद आ गया, तो उसको हम स्मृति कहते हैं। तो ये पूरे सारे वाक्य, चलो कोई नहीं, एक वर्ड देख लीजिए। तत् मतलब होता है वह, इति मतलब इस प्रकार, आकार मतलब उसका शेप। तो वह इस प्रकार के आकार वाला है। ऐसा क्या होता है? ऐसा जब आपको संस्कार के उद्बोध से पता चलता है, उसको हम स्मृति कहते हैं।
ठीक है, बोलिए। उद्भूत मतलब प्रकट होना। प्राकट्यम ऐसा शब्द लिखा है उन्होंने लघुनंद लिखे हैं। तो उद्बोध का मतलब होता है प्रकट होना, संस्कार का मतलब होता है धारणा। तो जब धारणा का प्रकटीकरण होता है तब जो निबंधन होता है, अर्थात तब जो आपको वह इस प्रकार के आकार वाला है ऐसा आपको याद आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति। ठीक है, उसके लिए उदाहरण दिया, देखिए नीचे, सदेवदत्तो यथा, बोलो, सदेवदत्तो यथा, सह मतलब वह, देवदत्त है, कैसे? जैसे, उदाहरण दिया, जैसे वह देवदत्त है। तो वह देवदत्त है का मतलब वह उस व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, हमें जो याद आ रही है उसकी इमेज। जैसे हम कमरे में पहुंचे, कमरे में 4 लड़के एक लड़के के बारे में बात कर रहे थे, वो ऐसा लगता है, इधर घूमता है, इधर जाता है, स्मारक का खाना खाता नहीं है, वहां जाता है, फिर वो पार्टी करता है, और अचानक से एक लड़के का, अच्छा ये तो आज जब है, फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा छोड़ो, ये तो सही है, ठीक है, क्या हुआ ये? अब इससे अचानक से वो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि अभी इस व्यक्ति की कमरे में बात चल रही थी? तो कैसे? तदित्याकारा से। ठीक है, तो यहाँ सहता मतलब वह नहीं है, मतलब जो सामने बैठा व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आपके ज्ञान में बैठा व्यक्ति है। ठीक है, तो इतना आपको स्मृति में याद रखना है। स्मृति में वो व्यक्ति सामने नहीं चाहिए पड़ता, लेकिन उसकी याद आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें पकड़ में आ जाता है कि ये वही व्यक्ति है। ठीक है, चलो स्मृति हो गई। अगला है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, दर्शन स्मरण संकलनम, अरे बोलो, दर्शन स्मरण संकलनम, दर्शन स्मरण अच्छा सॉरी कैसे बोलोगे तुम, मैं गलत बोल रहा हूं इसलिए। हाँ, दर्शन स्मरण कारणकम, दर्शन स्मरण कारणम, संकलनम, संकलनम, प्रत्यभिज्ञानम, प्रत्यभिज्ञानम, तदेवेदम, तदेवेदम, तत्सदृशम, तत्सदृशम, तद्विलक्षणम, तद्विलक्षणम, तत्प्रतियोगी इत्यादि। तत्प्रतियोगी इत्यादि। ठीक है, सूत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसमें क्या शब्द है? प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? बताइए, इस सूत्र को देख करके आप बता सकते हैं प्रत्यभिज्ञान एक शब्द में बताना हो तो क्या होगा? एक शब्द में प्रत्यभिज्ञान बताना है, सूत्र को देख करके ही बताना है। सूत्र में सब लिखा है। अरे आज अपने बगल में पूछा था मैं, आप बताओगे? देखो बस सूत्र 1 मिनट देखो, बगल में मिल जाए, मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। प्रत्यभिज्ञानम संकलनम, हाँ पीछे, प्रत्यभिज्ञान कैसा होता है? संकलन को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। किस किस का संकलन होना चाहिए? दर्शन स्मरण कारणकम, 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सामने जो चीज चाहिए उसे कहेंगे दर्शन, और स्मरण किसे कहेंगे हम? जो स्मृति में किया था हमने वो। तो सामने देख करके किसी और चीज का याद आना, इसे क्या कहते हैं हम? दर्शन स्मरण संकलनम, दर्शन स्मरण कारणकम, संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। कौन सा गेम लिखा है इसके लिए? हैं? What's this? अब मुझे नहीं पता आप में से किसी ने ये गेम कभी खेला होगा कि नहीं खेला होगा, लेकिन गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये है हाँ, दर्शन और स्मरण का जो कारण होता है, ऐसा संकलन उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इस गेम में क्या होता है? जनरली आपको कोई एक सीन दिखाया जाता है जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, उस सीन को देख करके आपको क्या समझ में आया आपको वो बताना पड़ता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग दिखाई जाती है और उसमें से लोगों से कहा जाता है जरा निकालो, आपको इसमें से क्या समझ में आया, क्या इस पेंटिंग का भाव है, वो महिला गरीब थी कि अमीर थी, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जाती है। छोड़ो, सामने देखो वो पेड़ दिख रहा है आपको, अब उस पेड़ को देख करके आपको क्या याद आ रहा है? आपको जो भी याद आ रहा है ना वो आपको बोलना है। ठीक है, बोलो बेटा, पेड़ को देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? वाह, इनको वो दिन याद आ रहे हैं कि यही वो पेड़ था जिसे मैंने स्मारक में आकर सबसे पहले देखा था। बताओ आप क्या समझ आ रहा है? जंगल ऐसे। हाँ, ये पेड़, ऐसे ही पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं। अशोक का पेड़ है। हाँ, इनको इसका नाम
ये अशोक का पेड़ है, हाँ ये अशोक का पेड़ है, शाबाश। नेक्स्ट बोलो, तुमको क्या याद आ रहा है? ओए बोलो। ये नीम का पेड़ नहीं है। यार क्या करूं? लेकिन उस लड़के को बिल्कुल सही है। क्यों? उसने मुझे एक और भेद बताया ना भाई, तत् विलक्षणम, उससे भिन्न चीज बता दी उसने। चलो बोलो। अभी प्रोसेस कर रहे, सनलाइट ले रहे, क्लोरोफिल की। मतलब वो एक प्लांट है और फोटोसिंथेसिस कर रहा कैसे है। अपना खाना बनाता है, इन्हें वो याद आ रहा है ना। साइंस छोड़ के अभी तक संस्कार रह गए तुम्हारे, संस्कार बोलो। चिड़िया। वाह, देखो इन्हें क्या दिख रहा है? पेड़, और उससे याद कौन आ रही है? चिड़िया। अब वो चिड़िया कैसे याद आ रही है? बिल्कुल उससे विलक्षण है, लेकिन प्रतियोगी है। कैसे? चिड़िया आती है, नहीं रहती है, उसका यहाँ घर बनता है, इतनी सारी चीजें। चलो तुमको क्या याद आ रहा है? उस पे एक बंदर बैठा था। उसका नाम ही गोलू था। उस पर एक पेड़ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बंदर रह सकते। थोड़ा और कुछ क्रिएटिव करो ना। यस, मेरे मुंबई वाले घर के बालकनी से ऐसा ही दिखे। सी इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सदृशम, तत्सदृशम। जैसा ये एक पेड़ यहाँ सामने है, वैसे ही इनके घर के सामने भी एक पेड़ है, वो इनको याद आ रहा है। बोलिए। अच्छा, तुम ये भी बता रहे हो कि तुम क्या बता रहे हो? वाह, क्या बात है। ये पेड़ है, लेकिन ये पेड़ अभी हमसे तकरीबन 75 मीटर की दूरी पर होगा। हो गया, प्रतियोगी हो गया। नेक्स्ट बोलो। ऐसे पेड़ यहाँ पे बहुत से हैं। वाह, क्या बात है। इस पेड़ से हमें यहाँ रहने वाले बहुत सारे पेड़ याद आ रहे हैं। नेक्स्ट। सबको बिल्कुल सदृश ही चाहिए है। चलो, तो ये जितने भी आ गए हैं, ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा हो गया है। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया? जब भी कोई चीज आपके सामने होती है, उससे आप जो भी कैलकुलेशन अपनी स्मृति में जाकर के करते हो, जिसका रीजन कौन होता है? ये चीज यदि नहीं दिखती तो मुझे कुछ याद नहीं आता। जैसे दोस्तों में ये चीज बहुत कॉमन होती है, जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ हो, उसे देख करके क्या याद आता है? वो झगड़े की बात ही बार बार याद आती है। क्या है ये? दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञानम। समझ आ गई बात आपको? तो ये सारे के सारे उदाहरणों से हमें ये समझ में आता है कि कैसे प्रत्यभिज्ञान कार्य करता है। समझ में आ गई सबको बात? अब इसके वर्ड्स एक बार देख लीजिए। देखिए, दर्शन स्मरण कारणकम, अर्थात दर्शन जो कि स्मरण का कारण है। कैसा दर्शन? जो कि स्मरण का कारण है। दर्शन मतलब जो सामने आपको प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे दर्शन। उससे क्या हो रहा है? स्मरण कारणकम, अर्थात स्मरण का वो कारण बन रहा है। आपको कोई और चीज उससे याद आ गई। अब इनका क्या करना है आपको? उस दर्शन का उस स्मरण के साथ जब आप कोई कंपैरिजन करते हो, कोई कनेक्शन दिखाते हो, उसको क्या कहते हैं? संकलन। उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्यभिज्ञान। जोड़ना, कोई भी एक चीज को आप जोड़ रहे हो, उससे हम प्रत्यभिज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पर 5 भेद बताए, 4 भेद बताए हैं, उदाहरण में 5 कर दिए। पहला बताया तदेवेदम, यह वही है। तो अब जैसे पेड़ को देख करके क्या याद आ रहा है? यह वही पेड़ है। वही पेड़ है मतलब जिसको मैंने कल देखा था, जिसको मैंने परसों देखा था, जिसको मैंने, ये वही पेड़ है जिसको मैं रोज देख रहा हूँ। इसको हम कहते हैं तदेवेदम, तत् एव इदम, यह वही है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सदृशम। तत्सदृशम का मतलब इसके समान कुछ आपको याद आना। तत् मतलब वह इसके समान है। तो वह मतलब मेरे मुंबई के घर वाला पेड़, मेरे सिद्धायतन वाला पेड़, और जो भी याद आ रहा है, क्या है? तत्सदृशम, उसके समान है। नेक्स्ट क्या है? तत्विलक्षण, मतलब उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट है मतलब है अशोक का पेड़, भैया को याद कौन सा आ रहा है? नीम का पेड़। विलक्षणम, या है पेड़, याद आ रही है चिड़िया, वो उससे बिल्कुल विलक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तत्प्रतियोगी। प्रतियोगी मतलब वो हमसे कितना दूर है या हम उसके कितने पास हैं, ऐसा हिसाब लगाना। या उस पेड़ के आकार को देख करके ये वाला अशोक का पेड़ छोटा है, वो वाला अशोक का पेड़ बड़ा था, ऐसा जो कंपैरिजन आपके दिमाग में होता है, उसको हम कहते हैं प्रतियोगी।
इन सब के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। बोलो। मैंने जो चीज़ बताई थी वो किस में आएगी? क्या कहा था आपने? फोटोसिंथेसिस वाली बात। फोटोसिंथेसिस वाली, हाँ, तदेवेदम, ये वही है जैसा सभी पेड़ों में एक प्रोसेस होता है उनके फूड क्रिएशन का, हाँ, तो वो वैसा ही एक पेड़ है, तो उस तदेवेदम माना जाएगा। या प्रतियोगी भी माना जा सकता है। जैसे कोई दूसरा प्लांट होगा, उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक दिन में पूरी होती है। ये जो अशोक का पेड़ है, इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आधे दिन में पूरी होती है, तो उससे आपने कंपेयर कर लिया। तो वो एक चीज़ बहुत जगह बहुत सारे रीजन होती है, इसलिए उन्होंने जो उदाहरण दिए ना उनमें सारी बातें आती हैं। इत्यादि इत्यादि में आपको जो जो उदाहरण आया आप सब बता सकते। चलिए, तदेवेदम का उदाहरण दिया उन्होंने, यथा स एवायं देवदत्तः, बोलिए यथा स एवायं देवदत्तः, जैसे यह वही देवदत्त है। अब देवदत्त आपके सामने भी है और आपको बचपन का याद आ रहा है। वही करती है मम्मी आकर के, ओ ले 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 ले, हमने इस बच्चे को बहुत छोटा था तब खिलाया था, कितना बड़ा हो गया है। ऐसे करता है कि नहीं करता है? तो एक तदेवेदम, अरे तुम्हारे लुक्स, तुम तो पहले से कितनी दुबली हो गई हो, क्या है ये सब? तदेवेदम, ठीक है। ये वही है व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगला, गो सदृशो कवयः, गो सदृशो कवयः, सदृश का उदाहरण देना है। ये गाय दूसरी गाय से समान है, मतलब इस जैसी है। एक चितकबरी गाय होगी, एक सफेद गाय होगी, तो ये भी वही गाय है, वो भी उसी के समान है। चलो, गो विलक्षणो महिषः, गो विलक्षणो महिषः, अब ये देखो भैंसा, ये गाय से बिल्कुल अलग होता है। अभी थोड़ी देर पहले गाय देखी थी, अब जब भैंसा दिख रहा। नेक्स्ट, इदम अस्मात् दूरम, इदम अस्मात् दूरम, यह उससे दूर है। तो दूर पास का जब हिसाब लगाया तो उसे प्रतियोगी कहते हैं। लास्ट देखो, वृक्षः अयम्, वृक्षायम्, ये क्या है? ये है सामान्य प्रत्यभिज्ञान। तो जिससे आप संज्ञाएं बनाते हो ना, अपन ने संज्ञा वर्ड यूज किया था पहले, जिससे भी संज्ञाएं बनाई जाती हैं उसको भी हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो जिसका भी जो भी नाम है वो सब प्रत्यभिज्ञान का विषय है। देखो मैंने एक आध दो के नाम याद किए थे ना इस क्लास में, मैं चेक करता हूँ मुझे कितनों के याद होंगे। आदि नाम मुझे किसी का याद चार है, है। देखो अच्छा, ओ चार के नाम मुझे उनसे याद आ रहा है ऐसे। हाँ चलो, आज इनका भी पता चला मुझे। चलो, और मुझे कौन पता है इस क्लास में? ओह माय गॉड, आर्यन भैया पता है। यस, हु एल्स डू आई नो? अक्षर, 4 बार तो मेरा नाम। आपके नाम पे हाँ, मेरे नाम के 2 4 हो गए। हाँ सही है, मैं अच्छा यही है। ओह ग्रेट, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कर रहा है जैसे मुझे याद नहीं आ रहा। तो इससे आपको समझ में आता है कि जितनी भी संज्ञाएं बनती हैं दुनिया में वो सब किसका विषय है? सामान्य प्रत्यभिज्ञान का विषय है। अयम वृक्षः, यह वृक्ष है, यह संयम है, यह आदि है, यह आर्जव है। ये जो भी हमने संज्ञाएं बनाई हैं वो सब प्रत्यभिज्ञान का विषय होती हैं। तो कल मैं यहाँ तक के सूत्र आपसे पूछूंगा, आपको सूत्र नंबर बताऊंगा, आपको उसकी व्याख्या बतानी है। कितने सूत्र पढ़े हमने? पहला कौन सा पढ़ा है? परोक्ष सूत्र। दूसरा क्या पढ़ा? प्रत्यक्षादि निमित्तं श्रुति प्रत्यभिज्ञान तथानुमानागम वेदम। फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्मृति। फिर हमने प्रत्यभिज्ञान। से 4 सूत्र आज पढ़े हैं। आगे की बात हम 1 2 स्मृति के लिए सूत्र। अच्छा 4 5 6 एग्जैक्ट 6 सूत्र पढ़े हैं, माफी चाहता हूँ। तो 6 सूत्र आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। कल इसके शब्दार्थ और इसके भावार्थ पूछ करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो भैया कोई एक अनाउंसमेंट कर दो, जिसको यहाँ के विद्यार्थी के अलावा जिसको पेपर देना हो तो मुझे नाम लिखा दे। हाँ भैया, जो भी व्यक्ति एग्जाम देने का इच्छुक हो तो ये हमारे भैया हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? संभव भैया हैं, इनको आपका नाम बता दें तो उतने प्रिंट आउट्स एक्स्ट्रा निकाले जा सकेंगे, ठीक है?